हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं सैप क्या है। सैप यानी कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को पढ़ने के लिए किसी भी टॉपिक को हम जो ग्लोबलाइजेशन का पढ़ेंगे या हिस्ट्री का आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो पढ़ने का तरीका क्या है ये भी बता देता हूँ और साथ के साथ इस टॉपिक को भी क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहले क्या हम एक टाइमलाइन, इस टॉपिक के अंदर हम टाइमलाइन की बात करें तो इसमें टाइमलाइन आएगी 1945, 1950, 1970, 1980 और 1990। तो इन टाइमलाइनों के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे और आराम आराम से समझते हुए आप में से सभी को पता होगा कि 1939 से 45 तक जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ, जब यूएस ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंक दिया और जिससे जिससे बहुत ही तबाही हुई, बहुत सारे लोग मरे। उसके बाद जो विश्व युद्ध सेकंड था वो हमारा भी युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा आर्थिक रूप से बहुत सारी मिसाइलें खरीदनी पड़ती हैं हमें। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी मिसाइलें खरीदी हर देश ने और बहुत सारे लोग इस टाइम पर गरीब हो गए। फिर आया 1950। 1950 में क्या हुआ, दो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी। एक संस्था थी IMF और एक बनी वर्ल्ड बैंक। अब इन दोनों का कारण क्या था कि जो देश विश्व युद्ध की मार झेल रहे थे और आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गए थे उनको कर्ज देना था। तो ये संस्थाएं क्या करती थी, इनका काम था कि जो देश हैं उनको कर्जा देना। तो वर्ल्ड बैंक और ये दोनों मिलकर ही ये काम करती थी। तो 1950 में क्या हुआ, इसकी नींव रखी गई। किस बात की नींव रखेंगे, ये जो कार्यक्रम है संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम यानी कि सैप, सैप की नींव रखी गई है 1950 में। और इसका कारण क्या हो रहा है, जो विश्व युद्ध है उसकी वजह से आर्थिक जो परिणाम थे उसकी वजह से। फिर बात आती है 1970 की। 1970 में क्या हुआ, 1950 से 70 तक आते आते जो इनकी नीतियां थी यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक की, ये अमेरिका के अकॉर्डिंग चल रही थी। अमेरिका क्यों, क्योंकि एक महाशक्ति बन चुका था, उसी के अकॉर्डिंग ये सब चल रही थी। जब इसने यहाँ पर बम फेंक दिया उसके बाद सब इसकी जो पावर है या इन चीजों से घबराने भी लग गए थे और चाहते थे कि आगे जाके इन फ्यूचर ऐसा कभी लड़ाई ना हो। और आपको ये पता होगा 1950 के बाद जो ये दौर जो चलेगा आगे जाकर वो शीत युद्ध भी होगा। लेकिन हम ना शीत युद्ध की बात कर रहे हैं ना वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो टॉपिक को समझने के लिए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, इसको समझने के लिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं। क्यों, इससे क्या हुआ, इन युद्धों की वजह से यहाँ पर 1950 में जो है इस कार्यक्रम की नींव रखी गई है। फिर 1970 आते आते बीच में क्या हो रहा है, अमेरिका की जो नीति है उनके हिसाब से ये संस्थाएं काम कर रही हैं। और 1970 में क्या दौर आया, 1970 में जो तेल थे, तेल का दाम बढ़ने लग गया, बेरोजगारी बढ़ने लग गई है, बेरोजगारी बढ़ी। और जो यहां पर था एक वियतनाम युद्ध, वियतनाम युद्ध, यहां पर भी अमेरिका को करारी हार मिली है। क्यों मिली, क्योंकि यहां पर बहुत सारा पैसा उनका खर्च हुआ, एक एक दिन में बहुत बहुत पैसे खर्च हुए बमबारी के लिए। तो 1970 में काफी बहुत नुकसान हुआ। और 1973 से लेकर 1979 तक ये सब जो मंदी है वो चलती रही, मंदी चलती जा रही है। 1970 में वर्ल्ड बैंक और IMF को समझ में आ गया कि जो उनकी नीतियां हैं वो एक देश के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। तो उन्होंने क्या किया, फिर इस जो व्यथा थी यानी कि जो उनके कार्यक्रम थे उन्होंने अपने रूल बनाना शुरू किए और ऐसे आते आते वो 1980 में आ गए। अब 1980 में ये कार्यक्रम बन चुका है और इन्होंने क्या करा, जो विकासशील देश है उनको पैसा देने के लिए कुछ नियम और कायदे कानून बना दिए। जैसे कि उन्होंने बना दिया कि जो भी जिस भी देश पर आपदा आएगी उसकी हम मदद करेंगे, पूर्ण रूप से मदद करेंगे, उसको कर्जा देंगे। ये इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। यानी कि उससे पहले वो अमेरिका के हिसाब से चल रहे थे, अब उन्होंने अपने हिसाब से हर देश को कर्जा देना स्टार्ट किया। और तो जो उनकी नीति थी, उनकी नीति में था कि जो जो भी हम कर्जा देंगे उससे किसी भी देश का विकास हो, यानी कि वो सारे देश के विकास के बारे में सोच रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, उनको विकास चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने पैसा ब्याज पे देना स्टार्ट किया, उनको कीमत जो दर थी, जो ब्याज दर थी वो भी कम रखी और एक वैश्वीकरण का रूप उन्होंने तैयार किया। उन्होंने कहा
जो अपनी नीति है, अपने कार्यक्रम में बहुत सारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जो हमारी मीटिंग है उसके हिसाब से उन्होंने रखा कि जो भी देश है वो आर्थिक रूप से उनकी मदद करेंगे, सभी देशों की आर्थिक रूप से मदद, सभी की आपदाओं, अगर कोई किसी के यहाँ आपदा आ रही है तो वहां पर आपदा में सहायता दी जाएगी, और गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी को कम रखने के लिए भी उन्होंने, जो वर्ल्ड बैंक है 1990 में एक लक्ष्य, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ क्या है, ये है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और WBI ये है विश्व बैंक। इन्होंने जो किसी भी देश को पैसा देने के लिए कुछ जो नियम रखे, वो ये था कि कोई भी देश को जब हम पैसा देंगे तो वो किस प्रकार से पैसा खर्च कर रहा है ये भी हम देखेंगे, यानी कि जो उसको कर्ज देने के बाद उसने पैसा सही जगह, सही उद्देश्य जो है उसके हिसाब से पैसा यूज किया है या नहीं, ये भी उनका देखना उनका काम था। सेकेंड है पैसे की वसूली, अगर उन्होंने पैसा दिया है तो उसकी वसूली भी करेंगे, उस पैसे को वापस लेना, और वो चाहते थे कि इससे जो कोई भी देश है जिसको भी पैसा दे रहे हैं उस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए, वहां पर बेरोजगारी खत्म हो। तो ये सारे उनके मिशन थे, जिसके लिए उन्होंने क्या करा, उनके 3 तत्व थे। पहला तत्व था स्थायीकरण, दूसरा था उदारीकरण, और तीसरा था निजीकरण। तो ये 3 उनके तत्व थे, स्थायीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। स्थायीकरण में वो चाहते थे कि जो भी देश का जो आर्थिक घाटा है वो कम से कम हो। उदारीकरण में वो चाहते थे कि जो सरकार है वो सहायता दे, जो उनके पास जो नीतियां थी उनमें जो कमजोरी पाई जा रही थी उनको वो बदलना चाहते थे, और वो चाहते थे कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कम करे। थर्ड पॉइंट है निजीकरण, तो वो निजीकरण चाहते थे जिससे क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी किसी भी काम के अंदर। अब बात करते हैं किस चीज में हस्तक्षेप करना चाहता था, ये सब तो इसकी नीतियां थी, इनके तत्व से। अब ये हस्तक्षेप किस किस में करना चाहता था, तो सैप जो है वो उनकी 3 नीतियां थी जिन पर वो हस्तक्षेप करना चाहता था। पहली थी मांग प्रबंधन, दूसरी नीति संरचनात्मक नीतियां, और तीसरी है संस्थात्मक। ये 3 प्रकार की उसकी नीतियां थी। तो मांग प्रबंधक में वो चाहते थे कि जो हमारा जो खर्चा है उसमें कटौती की जाए, और राजस्व के जो पैसा है उसका ठीक से इस्तेमाल की जाए। संरचनात्मक में वो चाहते थे कि एक संरचना अच्छी सी बनाई जाए और जिस पर काम किया जाए, और संस्थात्मक में वो चाहते थे कि जो कुछ संस्थाएं बनाई जाए जो इनका देखरेख करें, क्योंकि सरकार से वो अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि वो कुछ अच्छा करेगी। और जो सैफ है उसका जो दृष्टिकोण था वो 2 या 5 साल के लिए नहीं था, ये अगले 10-20 सालों के लिए सोचते थे, यानी कि लंबे प्लानों पर काम करना इनकी सोच थी कि हम अगर 2-4-5 साल के बारे में सोचें तो उससे कोई फायदा नहीं। तो ये अगले 20 साल या 25 साल 15 साल की पहले से ही सोचकर चलते थे। इनसे क्या हुआ, फिर जो आपस में जो देशों का व्यापार है उसमें भी जो ये कार्यक्रम है इसने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। इन्होंने कहा कि हर देश को आपस में मिलजुल कर व्यापार करना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए, अच्छे संबंध बनाने चाहिए। यानी कि ये जो कार्यक्रम है इसने अपनी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, काफी सारे अच्छे काम किए और एक वैश्वीकरण को जन्म दिया। तो इस संस्थान ने वैश्वीकरण में भूमिका निभाई। अगर बात करें कि वैश्वीकरण क्या है, सिंपल तरीके से तो टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज का आदान प्रदान करने को हम वैश्वीकरण का एक नाम दे सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास एक दूसरे की देश की अगर हम वस्तुओं को खरीदेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमें बहुत ही फायदा होगा और एक दूसरे देश का अच्छा रिलेशन भी बिल्ट होता है किसी भी चीज को, सामान को खरीदने या इस्तेमाल करने से।
तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप इसको अभी बुक से पढ़ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास भी पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।